हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान से संबंधित विभिन्न क्वेश्चनों को। तो इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें हमने प्रैक्टिस किया है विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को। तो चलिए देखते हैं, यह दूसरा वीडियो है ना। और विभिन्न सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको आंसर पता रहता है तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, या आपको नहीं पता है तो आप मैं बता ही रहा हूँ, सुनते जाइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संविधान निर्मात्री सभा में हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? संविधान निर्मात्री सभा में हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन दिए हुए हैं बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित सुंदरलाल शर्मा या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्मात्री सभा में हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष है ना, हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर जो है घनश्याम सिंह गुप्त। घनश्याम सिंह गुप्त को हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त को बनाया गया था। ठीक है, तो अंग्रेजी फॉर्मेट के यानी अंग्रेजी प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो घनश्याम सिंह गुप्त को बनाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज़ादी के समय राम गोपाल तिवारी है ना, मध्य प्रांत के मंत्रिमंडल में किस पद पर थे? आज़ादी के समय राम गोपाल तिवारी जी मध्य प्रांत के मंत्रिमंडल में किस पद पर थे? खाद्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, संसदीय सचिव या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राम गोपाल तिवारी जी कौन से पद पर थे? संसदीय सचिव है ना, संसदीय सचिव के पद पर थे राम गोपाल तिवारी जी मध्य प्रांत में है ना। संसदीय सचिव के पद पर राम गोपाल तिवारी जी मध्य प्रांत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंडी लोहारा किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। डोंडी लोहारा में जो किसान आंदोलन हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ऑप्शन दिए हुए हैं नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, घनश्याम सिंह गुप्त, राम नारायण मिश्र हरसुल या राम गोपाल तिवारी। ठीक है, तो डोंडी लोहारा वर्तमान में बालोद जिले में है ना। बालोद जिले का एक तहसील डोंडी लोहारा, यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था है ना। तो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वह थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी नेतृत्वकर्ता थे डोंडी लोहारा किसान आंदोलन के। ठीक है, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू जी का छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू जी का छत्तीसगढ़ आगमन 1934, 36, 35 या 37 इनमें से कब हुआ था? कब उनका छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, यह आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं सही उत्तर कौन सा होगा। तो जवाहरलाल नेहरू जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था 1935, 1935 में। ठीक है, 1935 में जवाहरलाल नेहरू जी छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला वीडियो ही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? वर्तमान रायगढ़ जिले में स्वतंत्रता पश्चात कितने रियासतों का विलय हुआ था? वर्तमान के रायगढ़ जिले में ना, ठीक है, उस समय का रायगढ़ जिला था, उसमें जसपुर भी शामिल था। ठीक है, और जांजगीर चांपा का कुछ क्षेत्र शामिल था। तो वर्तमान का जो रायगढ़ जिला है, ठीक है, उसमें स्वतंत्रता के पश्चात कितने रियासतों का विलय हुआ था? ठीक है, तो वर्तमान के में 3 रियासतों का विलय हुआ था है ना। वर्तमान में है भी वो 3 रियासत, तो उनका विलय हुआ था। कौन कौन से रियासत हैं? एक है धर्मजयगढ़ रियासत, ठीक है, इसको उदयपुर रियासत भी बोला जाता है इसी को। ठीक है, दूसरा है सारंगढ़ रियासत है ना, और रायगढ़ रियासत है ना। यह वर्तमान में तीनों जो हैं रायगढ़ जिले में हैं, तो इसीलिए बोला गया है वर्तमान रायगढ़ जिले में ना। ठीक है, तो ये तीनों अभी रायगढ़ जिले में हैं, तो इनका है ना स्वतंत्रता के पश्चात इन तीनों रियासतों का रायगढ़ जिला बनाया गया था। ठीक है, और उस समय के रायगढ़ जिले में शक्ति रियासत भी शामिल था, जो कि वर्तमान में जांजगीर चांपा जिले में चला गया है ना, शक्ति रियासत। ठीक है, वर्तमान में जांजगीर चांपा जिले में चला गया है। और जसपुर रियासत, जो कि पूरा एक जिला बन गया है, जसपुर जिला। ठीक है,
तो उस समय के रायगढ़ जिले में 5 रियासतें शामिल थी, लेकिन वर्तमान रायगढ़ जिले में 3 रियासतें शामिल हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शक्ति या सारंगढ़ या कांकेर या कवर्धा? इन चारों रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे छोटी रियासत थी और छत्तीसगढ़ की रियासत थी, है ना? तो छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत शक्ति रियासत है ना, वर्तमान में जांजगीर चांपा जिले में है ना। शक्ति रियासत सबसे छोटी रियासत थी, है ना, शक्ति रियासत, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रियासत और वंश जो सुमेलित नहीं है उसे छांटना है। ठीक है, रियासत दिए हुए हैं और वंश दिए हुए हैं जो कि है ना सुमेलित नहीं है, उनको आपको निकालना है ना। तो कौन कौन सा है? नांदगांव रियासत, बैरागी वंश, रायगढ़ रियासत, रक्सेल वंश, कवर्धा रियासत, राजगुण वंश, या सभी सुमेलित हैं। सही उत्तर कौन सा है? रायगढ़ और रक्सेल, है ना। तो रायगढ़ के राजा जो हैं राजगुण हैं, है ना, रक्सेल वंश के नहीं हैं, राजगुण वंश के हैं। ठीक है, तो यह उत्तर जो है सही है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नांदगांव रियासत के राजा बैरागी वंश के हैं, कवर्धा रियासत के राजा राजगुण वंश से हैं, है ना। रायगढ़ रियासत के राजा भी राजगुण वंश से हैं। ठीक है, याद रखिएगा, रायगढ़ रियासत के राजा राजगुण वंश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल को कान्यकुब्ज सभा की स्थापना कब की थी? पंडित रविशंकर शुक्ल ने कान्यकुब्ज सभा की स्थापना की थी, यह कब की थी? ठीक है, 1907 में, 1912 में, 1930 में या 1871 में? ठीक है, तो बताइएगा सही आंसर। पंडित रविशंकर शुक्ल ने कान्यकुब्ज सभा की स्थापना कब की थी? उन्होंने की थी 1912 में। 1912 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कान्यकुब्ज सभा की स्थापना की थी, है ना। 1912 में कान्यकुब्ज सभा की स्थापना कहाँ की थी, यह आपको कमेंट करके बताना है। पंडित रविशंकर शुक्ल ने कान्यकुब्ज सभा की स्थापना किस स्थान पर की थी, यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के पिताजी का नाम क्या था? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के पिताजी का नाम क्या था? भजनलाल या मुरलीधर शर्मा या शंकर नारायण मिश्र या जियालाल त्रिपाठी? ठीक है, तो बताइए, जिनको जिनको आंसर पता है कमेंट करके बताते जाइए। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के पिताजी का नाम क्या था, है ना। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के पिताजी का नाम था पंडित जियालाल त्रिपाठी, है ना। जियालाल त्रिपाठी उनके पिताजी का नाम था। ठीक है, जियालाल त्रिपाठी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के पिताजी का नाम था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? चरणदास महंत जी को, या गौरी शंकर अग्रवाल जी को, या घनश्याम सिंह अग्रवाल जी को, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा है बताइए कमेंट करके। छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ठीक है, जिनको आंसर पता है रहता है आप तुरंत वीडियो को पॉज करते जाइए और कमेंट करके बताते जाइएगा। ठीक है, जिनको भी आंसर पता रहता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष कहा जाता है घनश्याम सिंह गुप्त जी को, यानी कि इनमें से कोई नहीं आंसर करेक्ट होगा। देखिए, घनश्याम सिंह अग्रवाल जी को नहीं कहा जाता, घनश्याम सिंह गुप्त जी को कहा जाता है, याद रखिएगा, घनश्याम सिंह गुप्त जी को। गौरी शंकर अग्रवाल यह तो हो ही नहीं सकते। चरणदास महंत वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के, है ना, अध्यक्ष हैं चरणदास महंत जी, है ना, छत्तीसगढ़ विधानसभा के। ठीक है, तो विधान पुरुष कहा जाता है घनश्याम सिंह गुप्त जी को। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यों में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई थी? ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान 2 प्रकार के प्रमुख कार्य थे, एक रचनात्मक कार्य और एक, है ना, विरोधी वाले कार्य। ठीक है, तो विरोधी वाले कार्य में उपाधियों का त्याग, है ना, और सरकारी न्यायालय का त्याग, सरकारी स्कूल का त्याग, ये सब प्रमुख थे। ठीक है, रचनात्मक कार्यों में, है ना, पंचायती राज, पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत या गांव के स्तर पर पंचायतों का आयोजन करना और उनका संचालन करना। ठीक है, और फिर स्कूलों का संचालन करना, है ना, खुद से, है ना, तो राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करना, है ना। तो असहयोग आंदोलन के दौरान कितने
राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई थी छत्तीसगढ़ में, है ना, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 3, 4, 5, या पता चले तो ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो कौन सा है अभी पता नहीं है, लेकिन पता चले तो ज़रूर बताऊंगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, 4, है ना, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई थी, ठीक है। रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, है ना, इस प्रकार से 4 राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई थी। सही उत्तर है 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल नागपुर कॉटन मिल में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कितने बार हड़ताल हुई थी, ठीक है। बंगाल नागपुर कॉटन मिल, बीएनसी मिल, है ना, में कितने राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई थी? 3, 2 या 4, या नहीं पता चल पाया, ठीक है। तो सही उत्तर कौन सा है, कमेंट में पता रहता है तो कमेंट करके तुरंत बताते जाइएगा। ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। बंगाल नागपुर कॉटन मिल, बीएनसी मिल, है ना, बीएनसी मिल में 3 बार हड़ताल हुई थी। किस दौरान? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, है ना। बंगाल नागपुर कॉटन मिल में 3 बार आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें। इनमें से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत का परित्याग नहीं किया था? इनमें से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत का परित्याग नहीं किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह, घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित रविशंकर शुक्ल, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो किसने, है ना, असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत का परित्याग नहीं किया था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने, है ना, असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत का परित्याग नहीं किया था। वकालत का परित्याग किसने नहीं किया था? पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने, है ना। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। इस समय पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने वकालत का त्याग नहीं किया था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने किया था, घनश्याम सिंह गुप्त जी ने किया था, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लभरा जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता थे। लभरा जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता इनमें से कौन थे? अरिमर्दन गिरी, या यतियतन लाल, या मनोहर लाल शर्मा, या शंकर राव गनोदवाले, ठीक है। तो इनमें से किसने असहयोग आंदोलन लभरा जंगल सत्याग्रह के दौरान नेतृत्व किया था? अरिमर्दन गिरी जी ने किया था। सही उत्तर है आपका अरिमर्दन गिरी। अरिमर्दन गिरी जी ने लभरा, तमोरा लभरा, है ना, महासमुंद जिले में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसमें अरिमर्दन गिरी जी ने नेतृत्व किया था। अरिमर्दन गिरी जी लभरा जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता थे। देखें अगला क्वेश्चन। दुर्ग में बलिदान सप्ताह मनाया गया था। दुर्ग में कब बलिदान सप्ताह मनाया गया था? 6 से 12 अप्रैल 1932, या 7 से 13 अप्रैल 1932, या 6 से 12 मई 1931, या 6 से 12 मई 1932। तो कब मनाया गया था? 6 से 12 अप्रैल 1932 को दुर्ग में बलिदान सप्ताह मनाया गया था, ठीक है। 6 से 12 अप्रैल 1932 को दुर्ग में बलिदान सप्ताह मनाया गया था। और पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था छत्तीसगढ़ में? आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था छत्तीसगढ़ में। पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था, ठीक है। उसका डेट आपको कमेंट करके बताना है। दुर्ग में बलिदान सप्ताह मनाया गया था 6 से 12 अप्रैल 1932। अगला क्वेश्चन क्या है? अपने द्वितीय प्रवास में गांधी जी ने रायपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया था। कहाँ किया था यह आपको बताना है। अपने द्वितीय प्रवास में गांधी जी 2 बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था गांधी जी का, है ना। तो द्वितीय प्रवास में गांधी जी ने रायपुर में विशाल सभा का संबोधन किया था। कहाँ किया था? गांधी चौक में, या विक्टोरिया गार्डन में, या बूढ़ा तालाब में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कहाँ किया था? विक्टोरिया गार्डन में गांधी जी ने अपने द्वितीय प्रवास के दौरान रायपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया था। विक्टोरिया गार्डन, वर्तमान में विक्टोरिया गार्डन का नाम बदल दिया गया है। इसका वर्तमान नाम क्या है आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। गांधी जी का द्वितीय प्रवास कब हुआ था? नवंबर में, है ना, 1933।
है ना। 22 नवंबर 1933 को छत्तीसगढ़ में गांधी जी द्वितीय बार अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आए थे, है ना। 22, 23, 24 इस प्रकार से रुके हुए थे, है ना। तो 22 नवंबर 1933 को द्वितीय प्रवास हुआ था रायपुर में गांधी जी का। विक्टोरिया गार्डन में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। विक्टोरिया गार्डन का वर्तमान नाम क्या है, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान, ठीक है, नेताओं को कहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जब हुआ था 9 अगस्त को, है ना, 9 अगस्त को 1942 व्यक्तिगत सत्याग्रह का घोषणा हुआ था पूरे देश में। तो उस दौरान नेताओं को कहाँ पर गिरफ्तार किया गया था, रायपुर में या जबलपुर में या मलखानपुर में या ललितपुर में, ठीक है। कहाँ पर कहाँ पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कहाँ पर गिरफ्तार किया गया था, ललितपुर में। ललितपुर नामक स्थान पर सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, है ना, ठीक है। असहयोग आंदोलन का जैसे ही घोषणा हुआ, अंग्रेजों ने सभी प्रमुख नेताओं को पूरे देश भर में गिरफ्तार कर लिया। तो छत्तीसगढ़ के नेताओं को, प्रमुख नेताओं को ललितपुर नामक स्थान पर गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। तो ललितपुर नामक स्थान अभी वर्तमान में कहाँ है, यह आपको कमेंट करके बताना है। जहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, ललितपुर ग्राम या स्थान किस जिले में है वर्तमान में, यह आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। मध्य प्रांत के प्रांतीय विधानसभा से डॉक्टर खरे ने कब त्यागपत्र दिया था। मध्य प्रांत के प्रांतीय विधानसभा से, है ना, मध्य प्रांत के प्रांतीय विधानसभा से डॉक्टर खरे ने मुख्यमंत्री के पद पर थे, है ना, उस समय। और पंडित रविशंकर शुक्ल जी शिक्षा मंत्री के पद पर थे। तो डॉक्टर खरे ने कब, है ना, त्यागपत्र दिया था। 14 जुलाई 1937 को या 29 जुलाई 1937 को या 8 नवंबर 1937 को या 9 नवंबर 1937 को, ठीक है। तो कब इन्होंने त्यागपत्र दिया था डॉक्टर खरे जी ने, यह आपको बताना है। तो उन्होंने दिया था 29 जुलाई 1937 को, 29 जुलाई 1937 को, है ना। मध्य प्रांत के प्रांतीय विधानसभा से डॉक्टर खरे जी ने त्यागपत्र दिया था। मध्य प्रांत के प्रांतीय विधानसभा से डॉक्टर खरे जी ने 29 जुलाई 1937 को अपना त्यागपत्र दिया था। देखें अगला क्वेश्चन। मध्य प्रांत में दूसरा चुनाव कब हुआ था। मध्य प्रांत में दूसरी बार, है ना, चुनाव कब हुआ था। 1936 में, 37 में, 45 में या 46 में। तो 2 बार हुआ था मध्य प्रांत में चुनाव, है ना। तो कब हुआ था दूसरी बार, 1946 में। प्रथम बार कब हुआ था, कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। यह तो दूसरी बार का है। सेकेंड बार में कब हुआ था, सेकेंड टाइम 1946 में, ठीक है। लेकिन प्रथम बार कब हुआ था, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। मध्य प्रांत में प्रथम बार चुनाव कब हुआ था, यह आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो दूसरी बार चुनाव हुआ था 1946, याद रखिएगा, मध्य प्रांत में दूसरी बार चुनाव हुआ था 1946 में। अगला क्वेश्चन देखें। रायपुर डायनामाइट केस के, है ना, रायपुर डायनामाइट केस के नेतृत्व करता थे, गलत टाइपिंग हो गया है, क्षमा कीजिएगा। रायपुर डायनामाइट केस के नेतृत्वकर्ता इनमें से कौन थे। रायपुर डायनामाइट के केस के नेतृत्वकर्ता इनमें से कौन थे। ईश्वरी चरण शुक्ला या जयनारायण पांडे या सुबीर मुखर्जी या विलक नारायण अग्रवाल, ठीक है। ईश्वरी चरण शुक्ला जी, जयनारायण पांडे जी या सुबीर मुखर्जी जी, विलक नारायण अग्रवाल जी। तो इनमें से कौन रायपुर डायनामाइट केस के नेतृत्वकर्ता थे। तो रायपुर डायनामाइट केस के नेतृत्वकर्ता थे विलक नारायण अग्रवाल जी, है ना। रायपुर डायनामाइट के केस के नेतृत्वकर्ता थे विलक नारायण अग्रवाल जी, ठीक है। यह डायनामाइट केस, रायपुर डायनामाइट केस कब हुआ था, किस सन में हुआ था, यह आप कमेंट करके बताएंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रायपुर डायनामाइट केस किस वर्ष हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता विलक नारायण अग्रवाल जी थे, है ना। तो विलक नारायण अग्रवाल जी जो नेतृत्वकर्ता थे, यह केस कब हुआ था, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। कैसा लगा आप कमेंट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम और विभिन्न क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व करके, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।